प्लेन पोलराइज लाइट। शॉर्टकट में लिखाऊंगा एकदम, आप सिर्फ लिखते जाइए। तो ये लाइट ही होती है, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में बोलूंगा कि प्लेन पोलराइज लाइट वाइब्रेट्स एक मिनट, वाइब्रेट इन, दिख रहा है सबको, वाइब्रेट इन वन प्लेन, ठीक है। वाइब्रेट मतलब ऑसिलेट होना, ठीक। वाइब्रेट इन वन प्लेन, अपने यहाँ पे परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इतना ही लिखो। वाइब्रेट इन मतलब लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट वाइब्रेट इन only one plane and perpendicular to the propagation of light. वेरी सिंपल डेफिनेशन। अब उसके बाद में नॉन पोलराइज लाइट मतलब क्या होगा फिर? नॉन पोलराइज लाइट मतलब इसको क्या हम ऑर्डिनरी लाइट्स भी बोल सकते हैं? ऑर्डिनरी लाइट, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे? वाइब्रेट्स, वाइब्रेट इन ऑल प्लेन या मैनी प्लेन्स perpendicular to propagation of light। अब ये ओके, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि यार लाइट जैसे जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो लाइट का डायरेक्शन मतलब बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये सब सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इज दिस क्लियर? प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जाता है उसको प्रोपोगेशन बोलते हैं। चलिए इनको अंदर ले लेते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें एक डायग्राम द्वारा हम कुछ और जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो जरा इसको बात करेंगे अपन। कल हमने बात की थी जैसे सभी डायरेक्शन में क्या होगा, ये ज्यादा नहीं बनाते हैं, ये ऐसा यहाँ पे लिख लो, ऑर्डिनरी या नॉन पोलराइज लाइट, एनपीएल लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है, एनपीएल। फिर उसके बाद में ये कहाँ से जाता था, ये कहाँ से जाता था, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। हाँ, ये कहाँ से जाएगा, एक पोलराइजर से जाएगा, और ये एक निकोल प्रिज्म रहता है, जो किससे बना रहता है ये याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट से। निकोल प्रिज्म के बारे में, हाँ निकोल प्रिज्म के बारे में अपन बोलेंगे कि ये कैल्सिट, यानी ये इसको और एक नाम बोलते हैं कैल्सिट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्सिट बोलते हैं। कैल्सिट मतलब ये जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसको कैल्सिट नाम दे देते हैं। तो इसलिए एक कैल्सिट के फॉर्म में कैल्सिट क्रिस्टल भी लिख सकते हैं। तो ये निकोल प्रिज्म से जाएगा और ये लाइट क्या हो जाती थी फिर, आपको पता है एक ही डायरेक्शन में वो, आप ऐसा लिख रहे हो तो भी
एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये एनपीएल है, ये पीपीएल है। पीपीएल आपको खूब समझ गया होगा, प्लेन पोलराइज लाइट। तो इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट लिख लिया सबने? तो ये इतना ही मैं बहुत शॉर्टकट में लिखा के दे रहा हूँ, इतना तो भी एटलीस्ट याद रखो इनके बारे में। डायग्राम बना लिया। अब इसमें जो ये तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपने पीपीएल और एनपीएल जान लिया। अब उसके बाद इनका अपन स्पेशली क्या करेंगे, इनका इनका उपयोग करके कोई पीपीएल लाइट है उसको रोटेट करेंगे अपन, इसलिए अभी अपन हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है और इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये इसमें देखने वाले हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक ये जो डायग्राम अभी मैंने मिटाया इसमें एक ऑर्डिनरी लाइट थी। अब अपन इसमें क्या करेंगे, एक प्लेन पोलराइज लाइट लेंगे। ऐसा क्या लेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। सपोज ऐसा मैंने बना दिया, एक ही प्लेन में जा रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक ट्यूब उस बार मैंने बताया था आपको, पोलरीमीटर। यस, पोलरीमीटर है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये पोलरीमीटर की खासियत क्या है कि कुछ ये लेंथ है, उसके बाद में मेनली इसमें कुछ सॉल्यूशन भरा रहता है। इमेजिन करो कि इसमें कुछ सॉल्यूशन भी है। ठीक है, अब यहाँ से ये रोटेट अगर करता है तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे ना, कल भी डायग्राम बनी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है, लिखना भी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज ये सीधा ये एंगल मतलब नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर मैं एक भी करूं तो आपको समझ में आएगा कि जो एंगल है वो क्या बन रहा है। ये एंगल आप ये ले लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल के साथ जो बना है वो एंगल ये ले लेते हैं, है ना। एक बनाओ, मैं एक बना के दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जैसे अपन क्या बोल रहे हैं कि ये अपना ऐसा प्लेन नॉर्मल था ये, और ये है ना नॉर्मल था, ये रोटेट ऐसा हो गया बेटा, ऐसा हो गया। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब समझ गया होगा आपको। तो यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा एंगल ले रहा है, ये एंगल जो है ये भी क्या है, थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखो इसका प्लेन रोटेट हो रहा है तो क्या हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हुई इधर पे। क्योंकि हम जो बोल रहे थे कल कि जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट, ये क्या है पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट किसी सॉल्यूशन से पास कर रही है और वो आइदर रोटेट कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वो सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रही है। इतना तो क्लियर है, कल भी अपन डिस्कस किए। तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन होगा क्योंकि वो पीपीएल को क्या कर रहा है, रोटेट करवा रहा है। वो पीपीएल को क्या करा रहा है, रोटेट करवा रहा है। तो अब ये, अब थोड़ा सा ये अगर राइट की तरफ है तो अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट की तरफ है तो लीगो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो एंड लीव अभी लिखेंगे अपन, बट सबसे पहले अपन इसमें लेट द कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का, C is the concentration, L is the length of the tube polarimeter,
एंड थीटा से क्या कर दिया उसने, उसको रोटेट कर दिया। देन हम बोलेंगे जो थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन है ना, जैसे आप एंगल ऑफ रोटेशन बोलो इसको, थीटा जो रोटेट हुआ एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ये याद रखो, एंड थीटा इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट को हटाएंगे, तो क्या ऐसा लिख सकते हो हम, थीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल सी, लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू अल्फा एल सी। तो अगर मैं ये कांस्टेंट निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन सी एल या एल सी जो भी लिखो आप, तो क्या बन गया, अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी एल। अब ये जो अल्फा है ये एक कांस्टेंट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इसको नाम दे दो स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक। एंड एल क्या है, ऑब्वियसली सबको पता है लेंथ ऑफ ट्यूब है, लेकिन ये यूनिट पक्का याद रखना आपको, लेंथ ऑफ ट्यूब ये इसकी यूनिट सिर्फ और सिर्फ डेसीमीटर में होना चाहिए, डेसीमीटर, डीएम, इसको आप डेसीमीटर बोलो, डेसीमीटर, ठीक। यहाँ पे नीचे में लिखो चलेगा, यहाँ लिख दो, अब सी इज द कॉन्सेंट्रेशन होगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, तुम्हारा नहीं, सॉल्यूशन का होगा। कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत बार आएगा आगे, एंगल रेडियन में रहेगा क्या, वो एंगल का भी रेडियन में भी निकाल सकते हो आप, डिग्री में भी निकाल सकते हो, और रेडियन में चलेगा। हाँ, तो क्या बोल रहे थे अपन, ये जरा ये पहले एक छोटा सा इसको याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन किसी का भी निकालते हो तो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा थोड़ा सा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा होगा। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स ही होता है, मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता है, वॉल्यूम आप लीटर में ले लो, मिली लीटर में ले लो, इस तरह से, या क्यूबिक सेंटीमीटर में ले लो, तो वॉल्यूम होता है। तो फिर इधर पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका यूनिट हम लेंगे। अभी और एक चीज है यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग, मोल्स को, और एक आपने 10th में सुना होगा, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑन मोलर मास, ऐसा भी लेते हैं। एक मिनट, हम्म, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट अपन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्राम्स पर मिलीलीटर, ये लिख लेंगे, ये अभी के लिए इतना लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे अपन, ग्राम्स पर मिलीलीटर, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये रोटेशन हो रहा है थीटा एंगल से, उसमें अपन
ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, ये फॉर्मूला यहाँ तक, इसको अच्छे से करके रखना है। थीटा क्या है? कुछ नहीं है, थीटा जो अल्फा है स्पेसिफिक रोटेशन, वो थीटा अपॉन इसका ये दोनों एक ही जगह है, देखो सी अपॉन एल एक ही जगह है, मतलब एक ही जगह है तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सी एल और थीटा अपॉन सी एल, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, है कि नहीं? तो चलिए ये हो गया है, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा ये डी और एल के बारे में बता देता हूँ, लिखा देता हूँ। बता तो मैंने कल दिया था, बट आज लिखना जरूरी है। डायग्राम क्लियर हो गया? लिख लो, फिर उसके बाद अपन इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे लिखो फिनोमिना फिनोमिना ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पीपीएल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फिनोमिना ऑफ रोटेशन ऑफ plane of PPL is known as optical activity, is known as optical activity। समझ गया? ठीक है। and the substance which show optical activity is known as optically active substance। दो ही चीज याद रखना आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों अलग है ना भाई। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल एक्टिविटी में फर्क है कि नहीं? बोलोगे सर फर्क तो है। तो जैसे जो सॉल्यूशन है, वो अगर लाइट पीपीएल के लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट, लाइट प्लेन को रोटेट कर रहा है मतलब, तो उसको अपन बोलेंगे वो सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है। मेरे सबको दिख रहा होगा क्लियरली? ठीक है, तो हैशटैग डाल दो एक। लिख लिया? ये बाद में आपको काम आएंगे, इसलिए लिखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेशन लिख, ठीक है। तो व्हेन द rotation when the rotation occurs in clockwise direction, thus when the rotation occurs in clockwise direction, मेन चीज यही आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इतना ही शॉर्टकट में, ठीक है। तो जो सब्सटेंस रोटेट होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और जो जो सब्सटेंस रोटेट हो रहा है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये रोटेशन को डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय प्लस और
स्मॉल डी, लीवो रोटेशन। कोई कोई बुक में आपको ऐसा भी स्पेलिंग मिल जाएगा, लीवो, तो दोनों एक ही चीज है यार। तो यहाँ पे आप खुद ही लिख सकते हो, व्हेन द रोटेशन ऑकर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और इसको क्या बोलते हैं, माइनस और स्मॉल एल, माइनस और स्मॉल एल। ज्यादा कुछ अपने को और इसमें नहीं चाहिए, इतना आपको नॉलेज चाहिए बस। उसके बाद अपन फतेह पूरी कर सकते हैं, इसके सब चीज सीख सकते हैं। चलिए हो गया, ये तो लिख ही लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट मीटिंग अपन डालेंगे। काइरल, काइरल या काइरलिटी क्या होता है, व्हाट इज काइरल, इसको पहले समझ लेते हैं, देन अपना पूरा ये काम हो पाएगा कि हम काइरल या काइरलिटी को पहले समझ ले, फिर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि व्हाई, व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉज क्या होता है, क्या कारण से ये रोटेट हो रहा है। मीन कायरलिटी के लिए मैं सबसे सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा पहले, कि सपोज मैंने लिखा एच, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, एक मिरर रख दिया मैंने बेटा यहाँ पे, तो अब इसका मिरर इमेज क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका मिरर इमेज ये जैसा था वैसा होगा। तो मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं अपन, ये इसको ऐसा स्टिकर मान लो, स्टिकर के जैसा ही पलट दो, तो वो मिरर इमेज हो गया। मतलब ये वाला पार्ट कहाँ गया उसका, ये वाला पार्ट इधर गया, ये वाला। तो यार इसको सबको बनाना आता है ना, इससे ये बनता है, इससे ये मिरर इमेज हो। तो अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको जवाब दो आप, कि ये एक स्टिकर है, सपोज ये भी एक स्टिकर ही है। अब ये स्टिकर को मैंने ऐसे निकाला और इसमें फिट कर दिया, क्या वो फिट हो सकते हैं दोनों, एक दूसरे में फिट है। बोलेंगे सर हिट है, हिट। तो ये जब फिट होंगे तो ये फिट के लिए एक वर्ड है बेटा, वो याद रखना है, सुपर इम्पोसिबल। क्या है, सुपर इम्पोसिबल। सुपर इम्पोसिबल है ये दोनों, फिट है तो सुपर इम्पोसिबल है। क्लियर हो गया बेटा इतना। अच्छा, तो अब मैंने अगर ऐसा बोला, इसका मिरर इमेज बनाओ, आप बनाओगे कहीं कोने में इधर ऐसा, तो क्या ये मिरर इमेज तो है, क्या ये सुपर फिट है क्या, आप बोलोगे यहाँ फिट था, यहाँ फिट नहीं है। फिट क्या नहीं है, मिरर इमेज। फिट क्या नहीं है, मिरर इमेज। नहीं तो नॉन लगा दो बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक, नॉन सुपर इम्पोज, अब तुमको समझ गया। तो काइरल कार्बन भी मैं आपको समझा देता हूँ फिर इसके। अब काइरल और
दूसरा एक इसके दोस्त का है अकाइरल नाम, अकाइरल, काइरल एंड अकाइरल, ठीक है। अब थोड़ा सा कार्बन की अपन, काइरल कार्बन क्या होता है इसके ऊपर डिस्कस करें। तो यहाँ पे आपने एक चीज ये देख लिया है कि कुछ मिरर इमेज एकदम सुपर इम्पॉसिबल है, तो सुपर इम्पॉसिबल है तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से फिट बैठते होंगे, ऑब्वियसली सुपर इम्पॉसिबल है। तो अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें सिमेट्री है। ये देखो इनमें क्या होगी, इनमें सिमेट्री, आप खुद ही सोचो, ये फिट बैठ रहे तो आप बोलोगे सिमेट्री है, और ये फिट नहीं बैठ रहे तो इसमें क्या है, असिमेट्री है। सिमेट्री नहीं है, मतलब इनमें सिमेट्री है क्या बेटा, नहीं। तो यही असिमेट्री हमको इसकी तरफ लेके जाएगा। मतलब बेटा अगर असिमेट्री दिख रही है तो आपको काइरलिटी दिखेगी, अगर सिमेट्री दिख रही है तो अकाइरल होगा। थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो कि एक ग्लास में पानी लिया आपने एंड मिरर इमेज आपने किया, और यार ये एक ही है, मैंने दूसरे पेन से बना दिया तो कृपया ऐसा ना समझे कि ये अलग है। तो यार ये मिरर इमेज एक जैसे होंगे तो आप बोलोगे कि ये दोनों कायरल है कि अकायरल है। मिरर इमेज, मिरर में तो दिखता है एक जैसा ही दिखेगा ना। हाँ यस अनुज, वंडरफुल। ये एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, क्या दिख रहे, एक जैसे ही है, मिरर में तो दिखता है, मिरर में तो दिखता है। एक मिनट, हाँ। तो सिर्फ अनुज ने आंसर दिया है ये। अरे सिमेट्री दिख गई, अभी तो मैंने बताया आपको, सिमेट्री दिख गई तो कायरलिटी कभी होगी ही नहीं, ये बात दिमाग में बिठा लो। सिमेट्री है, अपने को सिमेट्री यहाँ नहीं चाहिए, तो अकायरल है यार, ये अकायरल है। अब तुमने अपने हाथ ऐसा रखा, इसका मिरर इमेज देख दिया, तो वो कायरल है कि अकायरल है, उसका मिरर इमेज। इस ये हाथ नहीं हथौड़ा है ठाकुर, इसका मिरर इमेज इससे कायरल होगा या नहीं होगा, कायरल होगा, कायरल। इतना तो हम अगर गब्बर को भी समझाएं तो बिल्कुल समझ जाएगा गब्बर भी, वो सांबा होता ना, सांबा, वो भी समझ जाएगा। क्यों कालिया, समझ जाएगा ना। बाबू भैया को तो बिल्कुल समझ में ही आ जाएगा। अभी मैं बाबू भाई से कंपेयर करता था अभी थोड़ा सा, तो कालिया वो पढ़े लिखे नहीं है ना, कालिया हो गया, सांबा हो गया, वो देखो जंगल में वो पहाड़ी के ऊपर बैठा रहता है, वहां से जवाब देता है ना, कितने आदमी थे, या कुछ ऐसे ही बोलता था ना।
तो कायरलिटी आपको समझ में आ गई बेटा? यस सर, आपने पहले पढ़ाया था, रोशन पटले पढ़ाया था, पहले पढ़ाया था, वेरी गुड। तो अभी ये मेरे को एक चीज बताओ फिर, कब पढ़ाया था मैंने? पढ़ाया होगा, वेरी गुड, बहुत पढ़ाते हैं सर। 3 महीने पहले? अच्छा, वेरी गुड। तो इसलिए तुम लोग फटफट आंसर दे रहे हो, बहुत बदमाश हो। बताओ, यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, वैसे आप अगर जानते हो तो ये सिमेट्री दिखेगी, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता ना इसका। ये अपना मीथेन है, मीथेन, बट इसका इस तरह से अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बताओ, कायरल मतलब यार, आप ये समझो कि जैसे ये मैंने H1 H2 H3 अलग अलग बता रहा हूँ, डिफरेंट ग्रुप आर अरेंज्ड। मतलब आप अगर सिंपल सिंपल सा समझना चाहो तो ये यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ CH ले लिया, Cl ले लिया, यहाँ Br, जब तुम्हारी इच्छा पूरी कर, ये एक सिंपल सा, ये कार्बन कैसा कार्बन है सर? ये कार्बन, इसको डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कायरल कार्बन। अब कायरल कहाँ होगा? जहां पे असिमेट्री होगी। डबल एम ले लो, कुछ नहीं होता है, ग्रामर नहीं पढ़ रहे। डब ये कायरल किधर होगा बेटा? जहां पे असिमेट्री होगी। तो जहां पे सिमेट्री होगी, जैसे ये मैं अपन बात कर दी, जैसे जहां सिमेट्री होगी ये कौन सा हो जाएगा? अकायरल। कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक बात आपको बार बार बता रहा हूं, अपने को चाहिए ऐसा कार्बन जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हो, तब क्या होगी? कायरलिटी होगी। मतलब मुझे लगता है कि सब लोग समझ चुके हैं व्हाट इज कायरलिटी, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा कार्बन, इसको अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, ऐसा डिफरेंट, उस डिफरेंस क्या है इसमें कि इसको एस्टेरिक साइन से अपन डिनोट कर लेते हैं। मतलब ऐसा है, मतलब ये क्या है, अपना कायरल कार्बन है, ऐसा बता दी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, तो मैंने कायरलिटी आपको समझा चुका हूँ, यू आर व्हाट, ऑल क्लियर। तो अब हम कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ओके, तो अभी हेडिंग अगली अपन देखेंगे, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। यार सब एक बार मेरे को रिप्लाई करे, कायरलिटी, कायरल और अकायरल सबको समझ गया क्या? फिर आगे बात करते हैं, कॉज के ऊपर बाद में जाएंगे, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए सभी लोग, सभी वेरी गुड, वंडरफुल गाइज। चलिए कुणाल, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो, मतलब तुम अभी, कुणाल को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए ना, तो कुणाल अभी फॉर्म में आ रहा है। चलिए तो अपन क्लियर करते हैं, मैं एक बार बता दूं कितने लोगों ने मैसेज किया है। अश्विनी डाबकर अभी कर रही है, वो सिट, मैंने डायरेक्ट मैसेज में चला गया मैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर आ गया। चलिए अभी लिखिए पहले, मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर which is
which is non superimposable mirror image. क्या बना? A molecules और structure which is, अभी यहाँ पे कायरलिटी की डेफिनेशन अभी लिख रहे हैं, तो कायरलिटी में क्या होना चाहिए? मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए? A molecules और structure which is non superimposable to its, यहाँ पे एक और ऐसा सॉल्व करना, to its mirror image is known as chiral, है ना? Which has, हाँ लिख सकते हैं which has, which is non, which is ठीक तो है रे? हाँ which has भी लिख सकते हो आप, ठीक है? ऑब्वियसली। तो कायरल एंड ऐसी फिनोमिना को, फिनोमिना कौन सी मीना? फिनोमिना को, द फिनोमिना इज नोन एज कायरलिटी। खत्म करो। समझ में आ चुका आपको? लिख, मैंने समझा तो पहले ही दिया था। तो इसलिए अपन यहाँ नोट लिखेंगे, chiral molecules are found to be optically active molecule। मॉलिक्यूल भी नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखना मिनिमम करेंगे अपन। तो chiral molecules are found to be optically active molecules। तो हमारा कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी का हमको एक कारण मिल गया है। बताइए क्या कॉज होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का? तो आप बोलोगे सर, ये बोलोगे कायरलिटी या कायरल मॉलिक्यूल। आंसर मिल गया सबको? यस, एब्रार अंसारी, वंडरफुल, बहुत सही। ये भी नया नया लड़का है बट आंसर दे रहा है। सब लोग आंसर देने की ट्राई करेंगे तो और ज्यादा अच्छा क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि स्टूडेंट के बगैर क्लास इंटरेस्टिंग नहीं बन सकती है। स्टूडेंट्स क्लियर है? यस श्रेयस, ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैंने जैसे बात किया था, मेरी बात और एक बार ध्यान दो। कायरलिटी में हम क्या नहीं देखते हैं? आप बोलोगे सर सिमेट्री का एब्सेंस होता है। अभी मैंने बताया, फिर से देखो, अकायरल मतलब वहां पे सिमेट्री, सिमेट्री है इसलिए कायरल नहीं है, यही तो बोले थे। तो कायरलिटी में, कायरलिटी वर्ड में क्या एब्सेंस है? सिमेट्री। क्या एब्सेंस है बेटा? सिमेट्री। मेरी बात ध्यान दो, कायरलिटी वर्ड में कायरलिटी हैज absence of, chirality has absence of symmetry। बोल सकते कि नहीं? chirality has absence of symmetry। तो हम इसको ढूंढेंगे मॉलिक्यूल्स में। क्या ढूंढेंगे अभी अपन? अपन सिमेट्री ढूंढेंगे, लेकिन जहां पे सिमेट्री मिल गई अपन बोलेंगे भाऊ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है,
मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते। मतलब ये, अगर मेरे को सिमेट्री मिल गई कहीं पे भी, सिमेट्री मिल गई तो गारंटेड ये ये गारंटेड क्या नहीं देगा, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दे। अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स चाहिए तो आप किसकी तरफ जाइए, कायरलिटी, मतलब असिमेट्री, मतलब असिमेट्री। मेरी बात समझिए फिर से एक बार। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम अगर जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े थे, वैसे ही अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स में अब क्या करेंगे, थोड़ा रिवर्स जाएंगे अपन, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें सिमेट्री है क्या। अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो, सिमेट्री को ढूंढेंगे, उल्टा चलते अपन। जीआई में हमने ढूंढ रहे थे कि जीआई होगा कि नहीं होगा, अब यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, सिमेट्री ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, सिमेट्री ढूंढेंगे और देखेंगे सिमेट्री मिली तो जीआई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। सिमेट्री अगर मिल गई तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। अगर एक ही कार्बन है, अभी क्या है इधर पे एक कार्बन है बेटा, तो उसमें आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है। तो ये आपने सिमेट्री देखी, इसमें नहीं है, असिमेट्री है, काइरल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। तो जो भी काइरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तो अपन देख चुके हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा इसका, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। लेकिन जब ऐसे कार्बन दो आते, अभी तो एक ही कार्बन है, ऐसे कार्बन क्या आएंगे, दो आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, तब आप क्या करेंगे। तो ये जानने के लिए हमको कुछ टाइप्स ऑफ सिमेट्री अपने को पता होना। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, सिमेट्री क्या है। अब सिमेट्री नहीं बोल रहा हूं मैं बाबा, सिमेट्री नहीं, कमेंट्री नहीं, सिमेट्री बोल रहा हूं। तो हम जनरली प्लेन, एक्सिस एंड सेंटर, इसकी सिमेट्री को जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक, प्लेन, एक्सिस एंड सेंटर की सिमेट्री को जाने। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। पहला वाला डालना आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं, शॉर्टकट में अपन इसको बोलेंगे पीओएस। क्या बोलेंगे बेटा, पीओएस। तो मैं पहले एग्जांपल यहाँ पे दे दूं। तो जैसे सपोज अपन इससे पहले देख चुके हैं, ऐसा कुछ है। ये दोनों सेम, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने कर दिया, ये तो अब यहाँ पे आप क्या करते हो, देखो ये एक ही प्लेन में है सब, समझिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये एक प्लेन है, अगर आप इसको कहीं से भी आधा करो, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट। तो ये अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा है कि इससे डिवाइड एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, प्लेन एक ही होना चाहिए, एक ही अगर प्लेन में है सब,
तो अगर वो एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आप यहाँ पे पहले लिख लो पीओएस इज द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स, ठीक है, विच डिवाइड्स द स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल इन एग्जैक्ट टू हाफ्स, ऐसे ही होगा। तो एग्जैक्टली दो हाफ्स में जो प्लेन, जो इमेजिनरी लाइन किसी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर को डिवाइड करती है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एकदम सिंपल है। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो। ओके, मिटा रहा हूं मैं। दूसरा अपन लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे टाइप सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सीओएस। बोले कॉस साइन टेन कॉट। तो जरा ध्यान दो, सेंटर से एक चीज आपको याद रखना है, सेंटर पकड़ना है, वर्ड सेंटर पकड़ कर, मतलब कि अगर, ध्यान दो, अगर बेटा, अगर सेंटर से सेंटर पकड़ना मतलब, अगर कोई अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में अगर सेम चीज आ रही है, यानी इसके सेंटर से इसका इधर लेके जाओ, देखो सिंपल तरीका, इसके सेंटर से इधर जाओ और इसके सेंटर से इधर जाओ, अरे ये तो दोनों तरफ एक ही है। इसके सेंटर से इधर जाओ, सीएल इसके सेंटर से इधर जाओ, अरे ये तो दोनों एक ही है। तो तब हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब सबको समझ गया? एग्जाम्पल देने के बाद समझ में आ गया। तो अपन बोलेंगे इफ सिमिलर ग्रुप आइटम जो भी है, मैं एक ही ग्रुप और आइटम आर प्रेजेंट, if similar groups or atoms are present, और क्या लिख सकते हैं अपन, सिमिलर और सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट opposite to opposite opposite to the center, ठीक है। तो if similar groups or atoms are present opposite to the center, then directly COS। एग्जाम्पल लिख लो आप। तो सीधा सीधा क्या करना, देखना सेंटर में से इधर गए और इसके अपोजिट गए तो सेम ग्रुप मिल रहे हैं क्या, इधर गए और इधर गए तो सेम ग्रुप, ये तो सबसे सिंपल था, कोई इसमें
दिमाग लगाने की बात नहीं है। चलिए, ट्रांस जैसा है सर, ये तो ट्रांस के जैसा। हाँ हाँ, तो अब मेरी बात, ये तो ट्रांस के जैसा ट्रांस ही है। लो, तो जीआई बनेगा भाई, जीआई बनेगा। हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल की। हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं जीआई की, नहीं बात कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें। तो यार कंफ्यूज ना हो, और ना ही कंफ्यूजन लाना है किसी को। ठीक है, तो ये तो जीआई है। देखो, कभी कभी क्या होता है यार, ये हमने पढ़ा है जीआई में, तो यार ये तो जीआई दे रहा है और वहां क्वेश्चन पूछा है ऑप्टिकल आइसोमर्स में। तो ऐसा कंफ्यूज ना करना, इसलिए दोनों को मिक्स नहीं किया गया था। अलग अलग टाइम पे दोनों का हमने क्या किया था। तीसरा लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने के लिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये पहला ही वर्ड, अब जैसे सेंटर है, तो अपने सेंटर ऑफ सिमेट्री में सेंटर पकड़ा, या फिर एक्सिस पकड़ना, और वहां पे प्लेन पकड़ना। और बाकी सब कुछ मतलब नहीं रहे। सिर्फ ये सिमेट्री जो भी है, सिर्फ ये तीन वर्ड को याद रखो। इतना तो तीनों वर्ड तो समझ में आता है आपको। ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है ना। अपन सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर ध्यान दें। तो इसको शॉर्टकट में अपन क्या बोलेंगे? ए ओ एस। एक्चुअली इसमें क्या करना है, एक्सिस को रोटेट करना है। ये एक्सिस को क्या करेंगे अपन? रोटेट करेंगे। अब रोटेट करेंगे, कितना रोटेट करेंगे, ये अपन इसमें देखेंगे। मतलब एक एग्जांपल अपन पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल ले लेते हैं कोई, ऐसा भी आप ले लो, अपने मन से ले लो, ऐसा ले लो, ठीक है। इसको मैंने कुछ ऐसा बी आर लगा दिया इसका, ठीक है। इसको भी मैंने क्या लिया, इधर बी आर ले लेते हैं। इसको भी मैंने सेम मैसेज बी आर ले लिया इसमें। कुछ भी अपने मन से ले सकते, अपन सिर्फ समझ रहे, ठीक। एक्सिस क्या होता है बताओ? एक्सिस मतलब, एक एक जरा देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दे। अब पूरा 360 तो डिग्री, पूरा 360 होता है, ठीक। सपोज इसको तुम ऐसा समझो कि आपने क्या किया, जब समझो ये यहां से, इसको आपने क्या कर दिया, ऐसा उल्टा कर दिया। तो कितना डिग्री तुमने घुमाया, यहां से ऐसा किया। यस अभिषेक, वंडरफुल, वंडरफुल। 180 घुमाया। कितना घुमाया? अरे, ये यहां से इधर से पकड़ा और ऐसा किया। देखो, ये वाला हाथ मेरा उधर जा रहा है और ये वाला इधर। तो 180 एंगल रोटेशन हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप बिल्कुल बता सकते हो? बता सकते हो ना? तो ये वाला इधर आएगा ना बेटा, ये वाला इधर आएगा, और ये वाला ऐसा आएगा ना। इसमें कोई बदलाव आएगा क्या? आप बोलोगे नहीं, ऐसा हो। तो हमने यहाँ पे ये, अगर 90 से, अगर 90 से आप रोटेट करते, फिर आपने 180 से तो मिल गया ये ऐसा। अगर 90 से रोटेट करते तो
ऐसा कुछ आता है ज्वालामुखी, मतलब अपने को यहाँ पे एक्सिस को रोटेट करना है, और ये रोटेट करना है इतनी बार कि ये दोनों एक जैसे हो जाए, ये दोनों एक जैसे हो जाए। कि अगर मैंने सपोज अभी के लिए कि इसको मैंने एच कर दिया था और इसको बी आर कर दिया था, तो ये 180 डिग्री से अगर रोटेट करता तो ये दोनों एक जैसे हो जाते थे। अगर मैंने 180 से रोटेट किया तो रोटेशन के बाद भी वही अगर स्ट्रक्चर मिल रहा है, रोटेशन के बाद भी अपने को वही स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये पोस्टर है, ध्यान दो, ये पोस्टर है, पोस्टर को आपको उसके एक्सिस को रोटेट करते जाना है, रोटेट करते जाना है। और अगर रोटेट करने के बाद कहीं पे भी अगर आपको वैसा का वैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, तब अपन बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जो ए ओ एस है इसके सामने में अपन सी एन लगा देते हैं। तो सर ये सी एन क्या है? मतलब ये कितनी बार रोटेट किया तुमने, कितनी बार रोटेट किया, मतलब एन की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5। सपोज एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो मतलब 1 मतलब कितना डिग्री से अपन करते हैं इसको? एक, मतलब एन की वैल्यू एक लेते हैं तो कितने डिग्री से अपन रोटेट करेंगे उसको? 360। देखो n इज इक्वल टू 1, मतलब 360 डिवाइडेड बाय 1, मतलब n की वैल्यू अगर 1 है तो 360, अगर n की वैल्यू 2 रखा तो 360 बाई 2, मतलब 180 डिग्री से आप रोटेट कर रहे हो। अगर n की वैल्यू 3 रखा है तो 360 बाई 3, तो ये 120 डिग्री से रोटेट कर रहा है। n की वैल्यू 4 रख रहा है, 360 बाई 4 तो 90 डिग्री। तो इस तरह से आप n की 5 से जाएगा क्या? 5 5 7 जा ना, 5 2 जा, ऐसा कुछ आ रहा है? बराबर है क्या? अच्छा, तो जनरली यही चीज अपने को मिलती है 180 120 190, उतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो जैसे ये हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री से हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। मतलब n की वैल्यू तब क्या रही होगी? n की वैल्यू 2 रही होगी। तो यहाँ पे जो सी एन है इसको आप C2 बोलोगे, मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें। वन उसको कैसा इस तरह से दिख नहीं रहा है क्या? ओके, ठीक। तो हम बोलेंगे इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मतलब C2 मतलब इसका मतलब क्या है? ये 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद, थोड़ा सा अलग वे से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि सबको? C2 कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? C2, C3, C4, इतना नहीं है डिटेल में कुछ करना नहीं है, बट एक तरीका है, अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज मैंने जैसा प्लेन सेंटर एक्सिस बोला वैसा ही इसमें भी रोटेट करना है। तो कुछ लिख लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से क्लास का तुम्हारा टाइम पेपर वाला क्वेश्चन इससे था क्या? नहीं। तो अपन यार अभी कौन सी क्लास है तुम्हारी? इज देयर एनी क्लास? आज कोई क्लास नहीं है तुम्हारी? लंच ब्रेक हो? मेरी तो होगी। चलो यार अपन इसको लिख लेते हैं फिर, क्या बोलते हैं? इसको एक बार लिख लेते हैं तो आपको नोट्स आ जाते हैं, है ना? चलो 2 3 मिनट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लिखो, इफ अ मॉलिक्यूल इज rotated by 360 by n, n जो है वो 1 2 3 4 अभी अपन बता रहे थे, n की वैल्यू 360 by n मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 लिख के देखना। if a molecule if a molecule is rotated by 360 degree and an identical molecules is obtained, तो अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं, an identical molecule is obtained, then it is said to be CNAOS। शॉर्टकट में लिख रहा है CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पूरा ही लिख दो CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसको बोलते हैं यार। मतलब उसको रोटेट कर रहे हैं, अगर वो आइडेंटिकल आ गए, if a molecule is rotated by an identical molecule is obtained, then it is said to be CN एक्सिस। कितने डिग्री से तुमने उसको रोटेट करते गए एंड यू गेट, मतलब वैसे ही सिमिलर मॉलिक्यूलर जो सुपर इम्पोजिबल होगा, देन आप उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। CN, N माने 1 2 3 4। तो नोट लिखो, मतलब C1 ना, C1 मतलब अगर आपने 360 रहा, मतलब 360 को एक से डिग्री, एक डिग्री n मतलब एक से किया तो 60 डिग्री होगा, तो C1 इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्योंकि यार C1 इसलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की तुमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो इसको रोटेट कर रहे हो वही तो वो है। अब समझ रहे हो ना, C1 मतलब 360, मतलब जैसा है वैसे ही उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालोगे तुम। तो ये तो सब में ही होगा, C1 will be present in all molecules। कैसे? क्योंकि यार सभी मॉलिक्यूल्स जैसे थे वैसे तो रहेंगे ना वो। ठीक है, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो एक एग्जांपल आप लिख लो, किसी ने कुछ मैसेज किया, एक बार फिर से यार आप सेंड कर दो, पढ़ नहीं पाए। इसका लिखने में थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेंशन की बात नहीं है, डन सर कुछ होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, दूसरा कुछ बना देते क्या अपन, दूसरा कुछ बना देते। इसको रोटेट कर रहे हैं, तो देखो आप खुद ही सोचो कि अगर मैं 360 बाई 1 करता तो 360 रहता इसका, मैं 360 से रोटेट कर देता तो वो ओरिजिनल फॉर्म में ही आता ना। मतलब सभी को 360 से रोटेट करोगे
जनरली वो ओरिजिनली फॉर्म आ गया उसका। तो सी बाय 2 करो 180, तो मतलब ये कैसा हो रहा है, बोलोगे कि सर ये पी आर, ये एच, मतलब उल्टा भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये कौन सी सिमेट्री होगी, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इतना डिटेल में अपने को नहीं जाना है, बट एक आपको अगर इसको बोलना आ रहा है तो अच्छी बात है। बाकी सब दिख रहा है आपको कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। लिख लिया सबने। एक नोट लिखते लिखते जाओ। और ऑल मॉलिक्यूल्स विच हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिनका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, वो आर नॉट कायरल। जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा वो कायरल नहीं होंगे। इसका मतलब all molecules which have POS and COS are not chiral, मतलब अकायरल है वो, and they do not show optical isomer। इतना लिख के रखो, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी उनमें होती ही नहीं। इसका उल्टा ये होगा कि जिन जिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है वो कायरल होंगे और वो ऑप्टिकली एक्टिव। कल अपन इसको क्या करेंगे, अभी आगे बढ़ाएंगे थ्योरी को। आज यहाँ पे अपन रुकेंगे। एक बार क्विक रिवीजन अपन इसकी कर लेंगे, आप लोग बिल्कुल इसको रिवाइज करते आए, एंड मिलेंगे फिर अगले क्लास में। लिख लिया सबने? ओके, बाय बाय।